बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, 9th क्लास फ़िज़िक्स का आज लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर हम मैटर की जितनी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को समझने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में क्लियर होना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, आपको कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी। इन पिक्चर के ज़रिए हम इस चैप्टर की थीम को सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं। ये जो पिक्चर्स आपको नज़र आ रही है, इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि सारी पिक्चर्स में एक चीज़ कॉमन है। सबसे पहले आप इस पिक्चर में देख लें, यहाँ पे आपको एक स्प्रिंग नज़र आ रहा होगा और इस स्प्रिंग के अंदर जब हम ऊपर लोड डालते हैं तो ये स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो जाता है। इसी तरह से ये एक और फॉर्मिक बॉक्स है। जब इसके ऊपर कोई भी फोर्स लगाई जाए तो ये अपनी शेप और अपना साइज़ जो है वो चेंज कर देता है। इनफैक्ट कि यहाँ पे इसने अपने एंगल चेंज किया है। फॉर एग्जांपल, इसका एंगल अगर डिक्लेयर कर दें कि इसका एंगल पहले कुछ यूँ था, इसकी शेप कुछ यूँ थी, बाद में इसकी शेप थोड़ी सी इंक्लाइंड हो गई। तो यहाँ से क्लियर ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाए तो वो अपनी शेप या अपना साइज़ जो है वो चेंज कर देती है। स्टूडेंट्स, कुछ और पिक्चर्स को एक्सप्लेन कर देते हैं। ये आपके सामने एक बॉल है। इस बॉल के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो ये वाली जो बॉल है इसकी शेप चेंज हो जाती है, इसका साइज़ चेंज हो जाती है। स्टूडेंट्स, एक और पिक्चर के ज़रिए आपको इस चीज़ की ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये वो वाली खेल है जो अमूमन छोटे बच्चे इसको खेलते रहते हैं। जब इसके ऊपर भी फोर्स लगाई जाए तो इसको जब पीछे खींचा जाता है तो इसका भी साइज़ जो है वो चेंज हो जाता है। एक और एग्जांपल है रबर बैंड की। जब हम इसी रबर के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं तो उसका साइज़ और उसकी शेप भी चेंज हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो पहली चीज़ है इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। तो पहली जो डेफिनेशन हमारी बनती है वो बनती है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। कि डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड किसको कहते हैं? इसका आंसर है वी हैव ऑब्जर्व दैट एन एक्सटर्नल फोर्स। स्टूडेंट, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स साइज और शेप। सच फोर्स इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। ये वाली जो फोर्स होती है ये डिफॉर्मिंग फोर्स होती है। अब ये कौन सी फोर्स होती है? स्टूडेंट्स, ये होती बेसिकली सिंपली फोर्स है, ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगे और उस ऑब्जेक्ट का साइज और उस ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर दे। फिर वो जो फोर्स होगी उसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स का नाम देते हैं। ये जितनी भी पिक्चर्स हैं इन सब पिक्चर के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं तभी तो उसका साइज और उसकी शेप जो है वो चेंज हो रही है। अगर स्प्रिंग की बात की जाए, स्प्रिंग ऑटोमेटिकली तो चेंज नहीं हो रहा, इसने अपना साइज और अपनी शेप ऑटोमेटिकली चेंज नहीं की। जब हमने इसके ऊपर लोड डाला इन द सेंस ऑफ वेट, तो ये जो वेट है इसने फोर्स वाला फिनोमेना प्ले किया, फोर्स की तरह एक्ट किया और ये जो फोर्स है ये डिफॉर्मिंग फोर्स बनी और ये जो स्प्रिंग है इसका साइज चेंज हो गया। इसी तरह से इस बॉक्स को देखें, इसके ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो इसका साइज भी चेंज हो जाता है, इसकी शेप भी चेंज हो जाती है। ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं फिर हम इस फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स का नाम देंगे। स्टूडेंट्स, ये एक और एग्जाम्पल जिसको हमने डिस्कस किया था कि ये एक बॉल है, इस बॉल के ऊपर जब आप फोर्स लगाएंगे तो इसका साइज चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसी फोर्स को फिर हम डिफॉर्मिंग फोर्स का नाम देंगे। ये गोलेल है, अगर इसको देखा जाए, इसको हम जब खींचते हैं पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं इसका साइज भी चेंज हो जाता है। तो इस सेंस के अंदर भी हम इस फोर्स जो है इसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स का नाम देंगे। स्टूडेंट्स, ये रबर बैंड है, इसके ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो इसका साइज और इसकी शेप भी चेंज हो जाती है। तो इसी तरह से हम भी इस फोर्स को भी हम डिफॉर्मिंग फोर्स का नाम देंगे। स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है। कि ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगे या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट की जाए, एक्ट हो और उस ऑब्जेक्ट का साइज और उस ऑब्जेक्ट का शेप जो है वो चेंज हो जाए, तो वो जो फोर्स होगी उसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स का नाम देंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है, ये जो नेक्स्ट इसका मेन कॉन्सेप्ट है वो है इलास्टिसिटी। इन सब चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है। जब हम इन सब चीज़ों के ऊपर ग्रिप रख लेंगे तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर की डेप्थ और चैप्टर का थीम सारे का सारा समझ में आना शुरू हो जाएगा।
स्टूडेंट्स ये कुछ एग्जांपल के तहत आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये आपके सामने एक एग्जांपल है रबर बैंड की। बस इन्हीं चीज़ों को आपने ज़हन में रखिएगा और ये जो डेफिनेशंस है इनको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ कंपेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज इलास्टिसिटी? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इलास्टिक इफ आफ्टर रिमूवल, यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स it restore original size and shape. This properties of material is known as elasticity. स्टूडेंट्स जैसे ही हमने देखा कि ये ऊपर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स का जिक्र किया, ये कौन सी फोर्स होती है? ये वो वाली फोर्स होती है जब हम किसी बॉडी के ऊपर लगाते हैं वो बॉडी अपना साइज चेंज कर देती है। अब अगर हम वो वाली फोर्स लगाने के बाद, एक्ट करवाने के बाद उसको रिमूव कर दें, पीछे हटा दें, तो अगर बॉडी अपनी दोबारा ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाए तो हम कहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है बॉडी की, इसको इलास्टिसिटी कहते हैं। स्टूडेंट्स ये वही लफ्ज़ है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, डेली लाइफ के अंदर हम इस लफ्ज़ को बोलते हैं इलास्टिसिटी या इलास्टिक, या फिर इसका जो मीनिंग बनता है वो है लचक। किसी भी चीज़ के अंदर लचक है तो हम कहते हैं कि इस बॉडी के अंदर ये इलास्टिसिटी है। अब कुछ बॉडीज़ है जिनके अंदर लचक ज़्यादा होती है, हम कहते हैं इलास्टिसिटी ज़्यादा है, और कुछ बॉडी है जिनके अंदर इलास्टिसिटी कम है, मतलब लचक कम है, तो हम कहते हैं इलास्टिसिटी इनके अंदर कम है। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने जितनी भी एग्जांपल दी जा रही हैं ये सारी की सारी इलास्टिसिटी वाली हैं। ये अगर बॉल है, अगर इस बॉल की एग्जांपल ली जाए, इस बॉल के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं, जब ये जो फोर्स है अब डिफॉर्मिंग फोर्स है, जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करेंगे तो ये बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाएगी। मींस के इसके अंदर इलास्टिसिटी मौजूद थी तो ये अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। इसी तरह से स्प्रिंग की अगर एग्जांपल देख लें, स्प्रिंग के ऊपर जैसे ही हमने लोड डाला तो इसका साइज और इसकी शेप जो है वो चेंज हो गई। इसका मतलब है कि ये जो फोर्स है ये फिर डिफॉर्मिंग फोर्स बनी, और जैसे ही हम इसके ऊपर से ये डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करेंगे तो ये जो स्प्रिंग है अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा। इसी तरह से ये जो आपके पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर इस बॉक्स की शेप चेंज हो गई थी। क्यों चेंज हो गई थी? क्योंकि हमने फोर्स लगाई थी। कौन सी फोर्स लगाई थी? डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई थी। अब अगर डिफॉर्मिंग फोर्स इसके ऊपर से रिमूव कर दी जाए तो ये जो बॉक्स है दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा। मींस दैट कि इसके अंदर भी इलास्टिसिटी मौजूद है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है इलास्टिक लिमिट। अब ये जो डेफिनेशन है ये प्रीवियस डेफिनेशन के साथ लिंक्ड है। प्रीवियस डेफिनेशन क्या थी? इलास्टिसिटी थी। इलास्टिसिटी का मतलब ये था कि किसी बॉडी के अंदर लचक का शामिल हो जाना, या लचक उस बॉडी की अपनी प्रॉपर्टी होती है, वो इलास्टिसिटी होती है। अब किसी भी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी शेप चेंज कर देती है, लेकिन एक लिमिट तक चेंज करती है। अगर उससे ज़्यादा हम फोर्स लगाएं तो बॉडी लचक परफॉर्म करते करते बॉडी टूट भी सकती है। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने एक स्प्रिंग है, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाई, इसको खींचा बाहर की तरफ, तो इसके अंदर इलास्टिसिटी डेवलप हुई, और ये अपनी इलास्टिसिटी की वजह से ये वापस पीछे आने की कोशिश करेगा, और जो फोर्स हम लगा रहे हैं ये डिफॉर्मिंग फोर्स होगी। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा या एक लिमिट से ज़्यादा इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये जो स्प्रिंग होगा ये टूट जाएगा। मीन्स डैट कि ये जो इलास्टिसिटी इसके अंदर थी ये एक लिमिट तक थी, उस लिमिट से ज़्यादा जब फोर्स लगेगी तो बॉडी टूट सकती है। उस लिमिट को, जिस लिमिट के अंदर तक ऑब्जेक्ट इलास्टिसिटी को बर्दाश्त करने की या डिफॉर्मिंग फोर्स को बर्दाश्त करने की और इलास्टिसिटी परफॉर्म करने की सलाहियत मौजूद रखे, उस लिमिट को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो है, व्हाट इज द इलास्टिक लिमिट? मोस्ट ऑफ मटेरियल आर इलास्टिक अप टू सर्टेन लिमिट। इनकी एक लिमिट होती है, नॉन एन इलास्टिक लिमिट, उस लिमिट को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट द चेंज बिकम परमानेंट। इसके बाद जो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाएं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, तो वो जब अपनी शेप और अपना साइज जो है वो चेंज करे, तो उसके बाद जब ये इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाए तो उस सेंस के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये परमानेंटली चेंज हो जाएगा। द ऑब्जेक्ट और द मटेरियल डज नॉट रिगेन ओरिजिनल शेप। अब दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप पे ये वापस नहीं आएगा आफ्टर द रिमूवल डिफॉर्मिंग फोर्स। अब अगर आप इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं, अब अगर वापस भी इसको लाने की कोशिश करें तो ये नहीं वापस नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है ये इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर चुका है, तो इसलिए वो टूट चुका है और इसके अंदर जो चेंज आ रही है वो परमानेंट चेंज आ चुकी है। स्टूडेंट्स यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं कि इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या फ़र्क होता है।
दो तरह की डिफॉर्मेशन होती है, एक होती है इलास्टिक डिफॉर्मेशन और एक होती है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स ये इसी हमारे टॉपिक से रेलेवेंट है, तो इसलिए यहाँ पे समझना ज़रूरी है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इलास्टिक हम जो पढ़ रहे हैं वो है डिफॉर्मेशन है। अब डिफॉर्मेशन का मतलब मैंने बताया है अभी आपको कि डिफॉर्मेशन क्या होती है। डिफॉर्मेशन जब किसी भी बॉडी के ऊपर लगती है तो बॉडी की शेप या बॉडी का साइज़ जो है वो चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक स्प्रिंग को लेते हैं और उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो जो स्प्रिंग है वो नीचे की तरफ मुड़ जाता है। मतलब ये है कि ये जो फोर्स है अब ये आम फोर्स नहीं रही, ये डिफॉर्मिंग फोर्स बन चुकी है। अब ये जो स्प्रिंग है जब इसके ऊपर फोर्स लगेगी तो इसका साइज और इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। अब मिसाल के तौर पर अगर हमने इसके ऊपर वेट डाला तो जब वेट हटाएंगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा। अब मजीद इसको देख लेते हैं कि जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं इसी स्प्रिंग के ऊपर तो इसकी शेप और इसका साइज जो है वो चेंज हो जाता है। अब इलास्टिसिटी क्या है, जब इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये जो फोर्स है ये हमारे पास डिफॉर्मिंग फोर्स है, और जैसे ही हम इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाता है। तो इसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि इलास्टिक लिमिट क्या चीज़ होती है। इलास्टिक लिमिट हमारे पास वो वाली लिमिट होती है कि जिस लिमिट के तहत हम किसी भी बॉडी के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स लगा दें तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो टूट जाता है या उसके अंदर जो चेंज होता है वो परमानेंट चेंज आ जाता है। डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी दैट परमानेंटली चेंज शेप ऑफ द बॉडी। अगर इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाएगी, डिफॉर्मेशन अगर किसी बॉडी के ऊपर इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाएगी तो बॉडी के अंदर जो चेंज आएगा वो परमानेंट चेंज होगा। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूँ, फोर्स लगा के इसको खींचता हूँ और ये जो फोर्स है मैं ज़रूरत से ज़्यादा लगा देता हूँ, फोर्स इज़ वेरी हाई, तो उस केस में क्या होगा, ये स्प्रिंग जो है वो टूट जाएगा बीच में से। यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि एक लिमिट तक तो इसने बर्दाश्त की है हमारी डिफॉर्मेशन फोर्स, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा हो गई तो ये स्प्रिंग यहाँ पे जो है वो टूट जाएगा। तो ये जो लिमिट होगी वो इलास्टिक लिमिट होगी। स्टूडेंट्स ये था हमारा लेक्चर नंबर 1 जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 6 की बेसिक चीज़ों को पढ़ा है। हमने डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड को पढ़ा है, हमने इलास्टिसिटी को पढ़ा है और इलास्टिक लिमिट को पढ़ा है। स्टूडेंट्स इस लेक्चर को आपने याद भी करना है और लिखना भी है। थैंक यू।